हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल गुरुकुल ज्ञान में। दोस्तों, ये संविधान का 5वां वीडियो है। इसमें हम संविधान से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। तो बात करते हैं प्रस्तावना की। जी हाँ, हम शुरू करते हैं प्रस्तावना की, लेकिन प्रस्तावना से पहले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और प्रश्न डालते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों 9 दिसंबर की। जी हाँ, 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। कौन सी बैठक? पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष बने थे। कैसे? अस्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को हुई थी, जिसमें एक अस्थायी यानी कि अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, जिनका नाम था, क्या नाम था? जिनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। क्या नाम था? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। उसके 2 दिन बाद, इसके 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की दूसरी यानी सेकंड वाली बैठक हुई। दूसरी बैठक, इसमें स्थायी अध्यक्ष बनाए गए। कैसे? स्थायी अध्यक्ष। तो स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दूसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। वहीं बात करें दोस्तों, इसके फिर से 2 दिन बाद की यानी कि 13 दिसंबर, 11 के बाद में 13 दिसंबर की। अगर 13 दिसंबर 1940 की बात करें 2 दिन बाद, तो 13 दिसंबर 1940 को जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव पेश किया था। JL नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव पेश किया। क्या पेश किया? प्रस्ताव। उस प्रस्ताव का नाम था उद्देश्य प्रस्ताव। क्या नाम था? उद्देश्य प्रस्ताव। उस प्रस्ताव का क्या नाम था? उद्देश्य प्रस्ताव। यानी कि 13 दिसंबर 1940 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव जो है क्या किया? पेश किया था। क्लियर है यहाँ तक? वहीं अगर बात की जाए उद्देश्य प्रस्ताव की, तो इसी उद्देश्य प्रस्ताव को जो 13 दिसंबर 1940 को जो प्रस्ताव पेश किया, जिसका नाम था उद्देश्य प्रस्ताव, उसी उद्देश्य प्रस्ताव को ही हम क्या बोलते हैं? प्रस्तावना, यानी कि संविधान की प्रस्तावना के नाम से जानते हैं। प्रस्तावना के नाम से जानते हैं। जो जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, उस प्रस्ताव को ही हम जो है प्रस्तावना के नाम से जानते हैं। वहीं बात करें 13 दिसंबर को ये पेश किया गया। 13 दिसंबर को पेश करने के बाद ये 22 जनवरी, कब? 22 जनवरी, जी हाँ, 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव पास हो गया था। ये जो है उद्देश्य प्रस्ताव क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव पास हो गया था। पास हो गया। 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया सच्चिदानंद सिन्हा को। 11 दिसंबर यानी 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1940 को दूसरी बैठक हुई, जिसमें एक स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए, जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वहीं 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1940 को जवाहरलाल नेहरू यानी JL नेहरू ने एक प्रस्ताव पेश किया था, जिस प्रस्ताव का नाम था उद्देश्य प्रस्ताव, जो कि 22 जनवरी 1947 को ये उद्देश्य प्रस्ताव पास हो गया। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को ही हम संविधान की क्या कहते हैं? प्रस्तावना के नाम से जानते हैं। आई होप आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। अगर प्रस्तावना की बात करें, प्रस्तावना, जी हाँ, प्रस्तावना, तो प्रस्तावना में 2 चीज़ें हैं। कौन कौन सी हैं? प्रस्तावना में क्या है? 2 चीज़ें हैं। कौन कौन सी? विचार और भाषा। ये दोनों ही अलग अलग जगह से लिए गए हैं। प्रस्तावना में विचार और भाषा दोनों ही अलग अलग जगह से लिए गए हैं। तो प्रस्तावना का जो विचार है वो लिया गया है अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। जो संविधान की जो प्रस्तावना का विचार है वो अमेरिका से लिया गया है। वहीं अगर भाषा की बात करें तो भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया। संविधान की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। क्लियर है यहाँ तक?
अगर वहीं बात की जाए कि भारत का जो संविधान है उसको बनाने के लिए लगभग कितने देशों से पॉइंटों को जो है उसमें मिश्रित किया गया है, तो लगभग 60 देशों से। जी हाँ, जो भारत का संविधान है, भारत का संविधान लगभग 60 देशों से जो है इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें जोड़ी गई हैं। कितने देशों से? 60 देशों से। 60 देशों से कुछ ना कुछ, 60 देशों का जो संविधान है उससे कुछ ना कुछ लेकर के इसमें जो है जोड़ा गया है। अगर वहीं पहले लिखित संविधान की बात करें, कौन सा? पहला लिखित संविधान किसका है, यानी किस देश का है? तो पहला लिखित संविधान है वो है अमेरिका का। कहाँ का? अमेरिका का। पहले अगर लिखित संविधान की बात करें तो पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। बात करते हैं हम प्रस्तावना की। जी हाँ, प्रस्तावना के जो शब्द हैं उनका अलग अलग अर्थ है, तो हम प्रस्तावना के थोड़ा सा अर्थ को समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे हम भारत के लोग, जैसे हम भारत के लोग, इससे क्या मतलब है? हम भारत के लोग का मतलब है कि जो सारी शक्तियों का केंद्र है, जो है सारी शक्तियों का जो केंद्र है, सारी शक्तियों का जो केंद्र है वो कौन है? भारत की जनता। यानी हम भारत के लोग, यानी सारी शक्तियों का केंद्र कौन है यहाँ? इसमें किसको बताया गया है? भारत की जनता को। किसको? भारत की जनता। सारी शक्तियों का केंद्र किसको बताया गया है इस लाइन में? भारत की जनता को। क्लियर है यहाँ तक? वहीं अगर इसकी बात करें कि ये हम भारत के लोग, ये लाइन कहाँ से ली गई है, तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर से ली गई है ये लाइन, हम भारत के लोग। जो ये लाइन कहाँ से ली गई है? संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से। वहीं बात करें हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। जी हाँ, हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका क्या मतलब है? हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि भारत अपने, इस लाइन का अर्थ है, इस लाइन में बताया गया है कि भारत अपने आंतरिक प्लस बाहरी मामले, भारत अपने आंतरिक प्लस बाहरी मामलों के फैसले। जी हाँ, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों के फैसले स्वयं ले सकता है, स्वयं ले सकता है। क्लियर है यहाँ तक? हम भारत के लोग, इसमें बताया गया है सारी शक्तियों का केंद्र भारत की जनता को बताया गया है। अगली लाइन संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अर्थात भारत अपने आंतरिक फैसलों के जो है आंतरिक मामले हैं उनके फैसले तथा बाहरी मामलों के फैसलों का जो है कौन ले सकता है? निर्णय स्वयं ले सकता है। भारत अपने आंतरिक प्लस बाहरी मामलों के फैसले स्वयं ले सकता है। क्लियर है यहाँ तक? वहीं बात करें भारत, अर्थात भारत पर किसी बाह्य शक्ति का प्रभाव नहीं है, शक्ति का प्रभाव नहीं है। इस पर जो है किसी भी बाहरी शक्ति का प्रभाव नहीं है। ये अपने फैसले कैसे ले सकता है? स्वयं ले सकता है। क्लियर है यहाँ तक? वहीं अगर बात करी जाए हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, इसमें एक शब्द आ जाता है समाजवाद। इस शब्द का क्या अर्थ है इसमें? समाजवाद अर्थात उत्पादन के प्रमुख संसाधनों पर सरकारी नियंत्रण होना। उत्पादन के प्रमुख संसाधनों पर
सरकारी नियंत्रण होना। अब नियंत्रण कैसे? एक तो होता है नियंत्रण ज़्यादा, नियंत्रण ज़्यादा, और एक होता है नियंत्रण कम, एक होता है नियंत्रण कम। भाई नियंत्रण दो प्रकार के होंगे, या तो नियंत्रण ज़्यादा होगा गवर्नमेंट का, या नियंत्रण कम होगा गवर्नमेंट का। अगर नियंत्रण ज़्यादा होगा गवर्नमेंट का तो वहाँ क्या होगा? वहाँ साम्यवादी समाजवाद होगा, साम्यवादी समाजवाद होगा। जहाँ गवर्नमेंट का उत्पादन के जो प्रमुख संसाधन हैं उन पर जो है सरकार का नियंत्रण ज़्यादा होगा तो वहाँ साम्यवादी समाजवाद होगा। यदि नियंत्रण कम होगा सरकार का संसाधनों पर, सरकारी नियंत्रण यदि कम होगा तो वहाँ पर लोकतांत्रिक समाजवाद होगा। कैसा? लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद। लेकिन हम लोगों ने यानी हमारे संविधान में इन दोनों में से किसी को नहीं अपनाया। ना तो सरकार का नियंत्रण ज़्यादा है, ना ही सरकार का नियंत्रण कम है। तो इसलिए कैसा है? बीच का रास्ता निकाला गया। कैसा रास्ता निकाला गया? बीच का रास्ता, अर्थात मिश्रित। हमने कैसा रास्ता निकाला? हमने बीच का रास्ता निकाला। अब रास्ता क्या निकाला? हमने अपना बीच का जो रास्ता निकाला है वो निकाला है कैसा? मिश्रित समाजवाद का। तो भारत में क्या है? मिश्रित समाजवाद है, मिश्रित समाजवाद। अर्थात न तो नियंत्रण ज़्यादा है और ना ही नियंत्रण कम है। नियंत्रण कैसा है? मिश्रित वाला है, न कम न ज़्यादा। ये मिश्रित समाजवाद कहाँ पर है? भारत में। क्लियर है यहाँ तक? बात करें आगे तो बात करते हैं, समाजवाद हो गया। बात करते हैं, अगला शब्द आता है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का इसमें क्या मतलब है? तो पंथ निरपेक्ष का मतलब है किसी विशेष धर्म को राजधर्म के रूप में मान्यता प्रदान न करना। किसी विशेष धर्म को राजधर्म के रूप में मान्यता प्राप्त न करना। तो यहाँ लिख देते हैं हम, किसी विशेष धर्म को, किसी विशेष धर्म को राजधर्म के रूप में, जी हाँ, किसी भी विशेष धर्म को राजधर्म के रूप में मान्यता प्रदान न करना। तो हमारे संविधान में किसी भी विशेष धर्म को राजधर्म के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। वहीं अगला जो शब्द आता है वो आता है लोकतंत्र। जी हाँ, कौन सा? लोकतंत्र। इसमें लोकतंत्र का क्या मतलब है? इसमें लोकतंत्र का मतलब है कि जनता का शासन। लोकतंत्र का क्या मतलब है? जनता का शासन, जनता का शासन। अब जनता का शासन कैसे है? अब सभी लोग तो शासन करेंगे नहीं, तो जनता का शासन कैसे है कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, जी हाँ, जनता का शासन का अर्थ है कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन चलाते हैं। क्लियर है? जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, जी हाँ, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन चलाते हैं, शासन चलाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? जिसे अप्रत्यक्ष शासन प्रणाली कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जिसे अप्रत्यक्ष, जी हाँ, जिसे अप्रत्यक्ष शासन प्रणाली, जिसे अप्रत्यक्ष शासन प्रणाली कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? हम भारत के लोग, एक बार फिर से बता देता हूँ, हम भारत के लोग
यानी सारी इस लाइन में बताया गया कि सारी शक्तियों का केंद्र कौन है, भारत की जनता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि भारत अपने आंतरिक प्लस बाह्य मामलों के फैसले स्वयं ले सकता है, भारत पर किसी बाह्य शक्ति का प्रभाव नहीं है। वहीं बात की जाए समाजवाद की, तो समाजवाद अर्थात उत्पादन के प्रमुख संसाधनों पर सरकारी नियंत्रण होना। अब नियंत्रण दो प्रकार से होता है, या तो नियंत्रण ज़्यादा होगा या नियंत्रण कम होगा। जहाँ नियंत्रण ज़्यादा होगा वहाँ साम्यवादी समाजवाद होगा, यदि नियंत्रण कम है तो वहाँ लोकतांत्रिक समाजवाद होगा। लेकिन हम लोगों ने ना तो नियंत्रण ज़्यादा रखा है, यानी कि हमारे संविधान में ना तो नियंत्रण ज़्यादा है ना ही नियंत्रण कम है, अर्थात हमारे संविधान में बीच का रास्ता निकाला गया है। बीच का रास्ता क्या हो सकता है, मिश्रित समाजवाद। कैसा, मिश्रित, यानी कि न ज़्यादा न कम, मिश्रित समाजवाद। भारत के संविधान में कैसा है, मिश्रित समाजवाद। वहीं बात की जाए पंथ निरपेक्ष की, पंथ निरपेक्ष का मतलब है किसी भी विशेष धर्म को राज धर्म के रूप में मान्यता प्रदान न करना। हमारे संविधान में किसी भी एक धर्म को, यानी किसी भी विशेष धर्म को राज धर्म के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। वहीं बात करें लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र का अर्थ होता है, यानी लोकतंत्र का अर्थ होता है कि जनता का शासन। लोकतंत्र का क्या मतलब है, जनता का शासन। यानी कि जनता का शासन कैसे है, प्रत्येक आदमी तो शासन करेगा नहीं। अब जनता का शासन कैसे होगा, यानी कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, यानी जो जनता जिसको जो चुनती है, जो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो शासन चलाते हैं। अब जिस शासन चलाते हैं जिसे अप्रत्यक्ष शासन प्रणाली कहते हैं। कौन सी शासन प्रणाली, अप्रत्यक्ष शासन प्रणाली कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब बात करेंगे, अच्छा इसमें एक प्रश्न बनता है, कभी कभी हम बीच में एक प्रश्न अलग से लेंगे। इसमें एक प्रश्न बनता है कि जनता के लिए जनता द्वारा किया गया शासन ये किसने कहा था। प्रश्न बन जाता है कि जनता के लिए, जी हाँ, जनता के लिए जनता द्वारा किया गया शासन, जनता के लिए जनता द्वारा किया गया शासन, ये किसने कहा था, ये किसने कहा था। तो ये कहा था अब्राहम लिंकन ने। किसने कहा था, ये कहा था अब्राहम लिंकन ने। अब्राहम लिंकन ने कहा था। क्लियर है, अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जनता के लिए जनता द्वारा किया गया शासन। अच्छा, हम बात कर रहे थे प्रस्तावना की, यानी प्रस्तावना के कुछ शब्दों की। तो अगला शब्द आता है गणतंत्र। जी हाँ, अगला शब्द आता है गणतंत्र। इसका क्या मतलब है, गणतंत्र का क्या मतलब है। तो गणतंत्र का मतलब है भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा। गणतंत्र का क्या मतलब है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष कैसा होगा, निर्वाचित होगा। भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो क्या होगा, वो निर्वाचित होगा, ना के वंशानुगत, ना के वंशानुगत। अर्थात ये नहीं है कि राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति ही बना दिया जाए, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री बना दिया है, ये नहीं है हमारे संविधान में। ये नहीं है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उन्हीं को राज चलाने का मौका दें, नहीं। राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति बनेगा ये ज़रूरी नहीं है, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा ये भी ज़रूरी नहीं है। तो ये गणतंत्र का अर्थ है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, ना के वंशानुगत। क्लियर है। वहीं बात करें न्याय, न्याय की। जो न्याय दिया गया है, तो भारत में लोगों को 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के न्याय प्राप्त हैं। 3 प्रकार के न्याय प्राप्त हैं, यानी कि दिए गए हैं। कितने प्रकार के न्याय दिए गए, 3 प्रकार के। अब 3 प्रकार के कौन कौन से दिए गए हैं, 3 प्रकार के दिए गए हैं, मैं आपको नाम बता देता हूँ। सामाजिक न्याय,
सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, कैसा, आर्थिक न्याय। वहीं बात करें राजनीतिक की, राजनीतिक, जी हाँ, कैसा, राजनीतिक न्याय। तो भारत के संविधान में 3 प्रकार के न्यायों का वर्णन है, यानी कि जनता को जो 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं, कौन कौन से, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। क्लियर है यहाँ तक। वहीं बात करें अगले शब्द की, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, जी हाँ, स्वतंत्रता। इसमें क्या है कि भारत के लोगों को 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। प्रश्न बन जाता है कि कितने प्रकार की जो है स्वतंत्रता भारतीय लोगों को प्राप्त है, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है। अब 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। नंबर 1 विचारों की स्वतंत्रता। नंबर 1 विचारों की स्वतंत्रता। नंबर 2 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नंबर 3 है विश्वास की स्वतंत्रता, विश्वास। नंबर 4 है धर्म की स्वतंत्रता, यानी कि वो किसी भी धर्म को अपना सकता है। नंबर 5 है उपासना, उपासना की स्वतंत्रता। 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है, विचारों की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं भारतीय संविधान में आप लोगों को दी गई हैं। वहीं बात करें अगले की, समता। क्या है? समता। समता मतलब प्रतिष्ठा और अवसर। क्या? प्रतिष्ठा और अवसर। सब लोगों को समान तरीके से अवसर दिए गए हैं, अवसर प्राप्त हैं। ठीक है। वहीं अगला प्रश्न, अगला जो है शब्द है बंधुता। बंधुता जैसे कि शब्द से पता लग रहा है, बंधुता मतलब मित्रता, बंधुता मतलब मित्रता। और अगला है अखंडता। अगला क्या है? अखंडता। अखंडता मतलब टूटने न देना, टूटने न देना। क्लियर है यहाँ तक? ये हम लोगों को, ये हमने आपको जो है प्रस्तावना के शब्दों का जो है अर्थ यहाँ पर बताया है। यह हमने 26 नवंबर 1949 को जो है क्या की थी? प्रस्तुत की थी। तो 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि, विधि मतलब कानून, विधि दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय विधि दिवस मनाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन जब 1976 में हुआ था तो इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। जब 42वां 42 वाला जो है 42वां संविधान संशोधन हुआ, कब हुआ? 1976 में हुआ। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से जोड़े गए? समाजवाद, अखंडता और पंथ निरपेक्षता। जी हाँ, यहाँ लिख के बताते हैं हम आपको। 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन कब किया गया? 1946। 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 1946 में, सॉरी 1976। 1976। 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 1976 में। वो 40 निकल गया मुँह से। कब किया गया था? 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। तो इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। क्या जोड़े गए थे? 3 शब्द जोड़े गए। कितने शब्द जोड़े गए इसमें? 3 शब्द जोड़े गए। 3 शब्द कौन कौन से जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, समाजवाद, अखंडता, जिनका मैंने अभी आप लोगों को जो है अर्थ बताया था समाजवाद का, अखंडता का।
तो 3 शब्द ये कब जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन 1976 को। कौन कौन से? समाजवाद, अखंडता और पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता जोड़े गए। क्लियर है यहाँ तक? भीमराव अंबेडकर ने, जी हाँ, अगर वहीं भीमराव अंबेडकर जी की बात की जाए तो भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को, प्रश्न बनता है कि भीमराव अंबेडकर ने किस आर्टिकल को संविधान के उपचारों के अधिकार की मूल आत्मा कहा है? जी हाँ, भीमराव अंबेडकर ने भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान उपचारों के अधिकार को संविधान की मूल आत्मा कहा है। अर्थात भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान उपचारों के अधिकार को संविधान की मूल आत्मा कहा है। क्लियर है यहाँ तक? वहीं बात करें कि किस व्यक्ति ने, प्रश्न बनता है कि किस व्यक्ति ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक जन्मपत्री कहा है? जी हाँ, किस व्यक्ति ने प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक जन्मपत्री कहा है? किस व्यक्ति ने प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक जन्मपत्री कहा है? तो ये किसने कहा है? ये कहा है के.एम. मुंशी। किसने? के.एम. मुंशी ने। के.एम. मुंशी का अगर यहीं पूरा नाम अगर पूछ लेता है कि के.एम. मुंशी कौन है, तो के.एम. मुंशी का पूरा नाम है कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। इसने जो है प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। मैं आप लोगों को ये बता ही चुका हूँ कि भारत का संविधान 60 देशों से लिया गया है। कितने देशों से? भारत का संविधान 60 देशों से लिया गया है। कितने देशों से लिया गया है? 60 देशों से। अब किस देश से क्या क्या लिया गया है, क्या क्या किस देश से इसमें ऐड किया गया है, वो हम आप लोगों को बताएंगे संविधान के अगले भाग में। यानी कि इसका जो अगला पार्ट नंबर 6 आएगा उसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि किस देश से क्या क्या लिया गया है। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।